हेलो एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन विद आशीष। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज़ में हमारा फोर्थ पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया है। आज का हमारा टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि आप नोट्स बनाते चलें जिससे आपको रिवीजन में फिर आसानी हो, और वीडियो पे ध्यान दें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स इज़ द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी। तो जो लगातार जो मूवमेंट होता है हमारे ब्लड का, हमारे बॉडी में वो सर्कुलेट करता रहता है, ये जो मूवमेंट है इसी को हम लोग ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं। पावर्ड बाय द हार्ट। और ये जो सर्कुलेशन है इसके पीछे जो पावर, जो जनरेशन है, जो एक पावर का इस्तेमाल हो रहा है जिससे ये ब्लड हमारा मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी, तो वो पावर जनरेट होती है हमारे हार्ट से। इट डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हमारा जो ब्लड है पूरे बॉडी में फ़्लो कर रहा है, तो यही जो ब्लड फ्लो करता है यही बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, और ऑक्सीजन से वो सेल एनर्जी पाती है। तो सेल एनर्जी तो पा रही है ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन हमारे सेल तक ब्लड के थ्रू पहुंचता है, और ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेजर पार्ट है। दो मेजर तरह की सर्कुलेशन होती है, ये देख लेते हैं। पहली होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड ट्रेवल्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स टू पिक अप ऑक्सीजन। तो इसमें जो ब्लड है वो हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है ऑक्सीजन को लेने। देखिए हमारा लंग्स है, हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है एयर से वो लंग्स में भरती है, और फिर ब्लड लंग्स पे पहुंचता है और ऑक्सीजन को लंग्स से कलेक्ट करता है एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स को दे देता है, देन रिटर्न्स टू द हार्ट, और फिर वापस हार्ट की तरफ आता है ऑक्सीजन कैरी करके। तो इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। सेकेंड है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो जो अभी लंग्स से जो ब्लड आया जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन रिच है वो, तो वो हार्ट क्या करता है, उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट, बॉडी की तरफ भेज देता है, बॉडी में सर्कुलेट करा देता है, जिससे वो जो ऑक्सीजन है जो हमारे ब्लड में है वो पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचती है। एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट। और इसमें जो हमारे ब्लड, जो ब्लड यूटिलाइज हो चुका है, जो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, तो वो ब्लड वापस हार्ट की तरफ आ जाता है। तो इस सर्कुलेशन को हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। दिस सिस्टम इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब स्टेबिलिटी, एक जो नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, सपोर्टिंग मेटाबॉलिज्म एंड कीपिंग ऑल ऑर्गन्स फंक्शनिंग प्रॉपरली। तो ये जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है ये काफ़ी एसेंशियल है, इससे बाकी पूरे जितने ऑर्गन्स है सब रिलेटेड हैं, वो प्रॉपरली अपना फंक्शन कर पाएँ, तो उसके पीछे हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए सर्कुलेटरी सिस्टम समझते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपको पता होना चाहिए इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्वेश्चन बनते हैं इससे। इज द बॉडी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी। तो ये सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी हैं इसमें और आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ों का देख लीजिए, ब्लड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इन सारी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब इधर से उधर जो जा रहा है अपनी जगह पे, जो जिसको जहाँ वेस्ट को जैसे हमें एलिमिनेट करना है तो वो जा रहा है वहाँ पे, हमको ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुँचाना है ताकि उसमें एनर्जी आ सके, तो ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच रही है। तो जो भी ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे पहुँचती है, तो ये जो सिस्टम है जो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ों को वो सही जगह पे पहुँचाने के लिए, तो वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो देखिए कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें कई पार्ट्स होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके क्या मेन पार्ट्स हैं। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सबसे पहला हो गया आपका हार्ट, द मस्कुलर ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो देखिए आप जैसे अगर आप ये समझ लीजिए आपके घर में टुल्लू लगा रहता है, मोटर लगी रहती है जो ऊपर टंकी तक पानी पहुंचाती है, तो वही लिक्विड को वो ऊपर तक पहुंचाती है। तो हमें एक मैकेनिज़्म, एक मशीन चाहिए जो उस फ्लूइड को, उस लिक्विड को पंप कर सके, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सके। तो हमारा हार्ट यहाँ पे एक तरीके का, आप टुल्लू या मोटर जो भी बोलते हैं वो समझ लीजिए, वो वही काम, वही फंक्शन है उसका, कि जो हमारे ब्लड है, जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसको थ्रू आउट द बॉडी ये पंप करके सर्कुलेट करवाता है। फिर सेकंड है ब्लड।
द फ्लूइड दैट कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। तो ये वो फ्लूइड है जो पंप हो के इधर से उधर सर्कुलेट करता है और अपने साथ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट सबको कैरी करता है। फिर थर्ड है आपका ब्लड वेसल्स। तो जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था वो टुल्लू वाला जो पाइपलाइन होती है, तो जो पाइप है जिसके अंदर से पानी जाता है उसको हम लोग पाइप कहते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड है जिस जिस वेसल से वो जाएगा, वेसल मतलब आपका पाइप टाइप का ही हो गया, तो जिससे ब्लड, उसको ब्लड वेसल कहते हैं, जिससे हमारा ब्लड कैरी होता है। तो ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। अब देखिए 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती है। एक हो गई आर्टरीज आपकी, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये जो ब्लड वेसल है जिसका नाम आर्टरी है, इसका क्या काम है, ये ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है। मतलब जो भी ब्लड हमारे हार्ट में तैयार हुआ, मतलब हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड तैयार होता है और फिर वो ब्लड जाता है पूरी बॉडी पे। तो जो ब्लड वेसल्स हार्ट से लेके बाकी ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। सेकेंड है आपका वेन्स। वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। अब देखिए ऑर्गन तक, हार्ट ऑर्गन तक आपका ब्लड पहुंच गया, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो गया। अब उस ऑर्गन ने क्या किया, अपना वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को वापस दे दिया। अब वो जो ब्लड है जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है और ऑर्गन से निकला है, वो ब्लड आपका वापस हार्ट की तरफ जाएगा। तो ऐसी ब्लड वेसल्स जो ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है, मतलब ऑर्गन से हार्ट की तरफ जा रहे हैं, तो उस ब्लड वेसल को हम लोग क्या बोलेंगे, वेन्स बोलेंगे। और अगर हार्ट से हम ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं तो उस ब्लड वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। अब थर्ड है हमारा कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आर टाइनी वेसल्स विच द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, वेयर द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस अकर्स बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स। तो देखिए जो एक्सचेंज होता है ब्लड में, क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है ब्लड और ऑक्सीजन दे देता है, इसी को हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं। तो कैपिलरीज छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में, और वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैस, तो गैस का जो एक्सचेंज होता है वहीं पे होता है, तो इसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देख लीजिए पहला क्या है, डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज़। तो टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का काम क्या है, किसका काम है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है, ब्लड के थ्रू पहुंचता है। सेकेंड है रिमूव वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे टिश्यू में, जैसे कि टिश्यू या सेल्स में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या यूरिया, तो इसको वापस, इसको हटाने का काम भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। फिर थर्ड है हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। और हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में भी हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मदद करता है। डिस्ट्रीब्यूट्स हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं। तो ये भी हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना, हर बॉडी टिश्यू, हर बॉडी सेल तक पहुंचाना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। प्रोटेक्ट्स द बॉडी थ्रू द इम्यून रिस्पॉन्स। और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स, हमारे इम्यून सिस्टम को भी एनहेंस करता है और मजबूत करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ बाय कीपिंग ऑल द बॉडी सेल्स सप्लाइड एंड बैलेंस्ड। तो सारे हमारे बॉडी सेल्स पे जो कुछ चीज़ें वहाँ पहुँच, सारी सप्लाईज, जो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो पहुँचना चाहिए वो पहुँचाता है और बैलेंस मात्रा में पहुँचाता है। तो काफ़ी एसेंशियल है हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। और तो आइए अब सारे कंपोनेंट्स को हम लोग डिटेल में एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। तो एक ये मस्कुलर ऑर्गन है और उसके बाद मसल से बना हुआ है और इसका साइज़ लगभग एक फिस्ट के बराबर, एक मुट्ठी के बराबर होता है। लोकेटेड स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो जो चेस्ट का सेंटर है उसका स्लाइटली लेफ्ट पे इसका लोकेशन होता है। आप लोग को पता होगा, देखे होंगे, आप फील भी कर सकते हैं कि थोड़ा लेफ्ट साइड धड़कता है दिल हमारा। इट एक्ट्स एज अ पंप दैट कंटिन्यूसली सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमने पहले ही बताया कि जो हमारा हार्ट है वो क्या है, एक इट एक्ट्स एज अ पंप, एक पंप की तरह वो काम करता है जो हमारे पूरे ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराता है। द हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। वाइटल मतलब जरूरी, तो सही बात है, अगर हार्ट नहीं रहेगा तो ब्लड सर्कुलेट कैसे करेगा, और जब सर्कुलेट नहीं करेगा तो पूरे बॉडी तक एनर्जी पहुंचेगी ही नहीं, और जब एनर्जी ही पूरी बॉडी तक नहीं पहुंचेगी तो बॉडी सर्वाइव कहाँ कर पाएगी। अब आइए हम लोग अपने हार्ट का थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हमारे हार्ट में वॉल्व्स होती हैं कुछ और कुछ चेम्बर्स होते हैं।
तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉल्व्स ऑफ द हार्ट। तो वॉल्व क्या होती है, देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं। वॉल्व का मतलब होता है कि एक पैसेज जिसपे से आपका कोई फ्लूइड ऐसे निकल सकता है, उसको वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वॉल्व होने से फ़ायदा ये होता है कि बैक फ्लो नहीं होगा। आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं वो कैसा बना, उससे आपका एक साइड तो लिक्विड फ्लो कर जाएगा, अब वो वापस आएगा तो वो जो वॉल्व है वो बंद हो जाएगा, तो बैक फ्लो नहीं हो पाता। वॉल्व का मतलब ये होता है। और हमारे हार्ट में 4 वॉल्व होते हैं। तो पहला हो गया आपका, ये इसको आपको लिख के याद करना पड़ेगा अगर आपको याद नहीं है। तो पहला आपका हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो देखिए बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, आप डायग्राम में देख लीजिए, नीले से लिखा है राइट एट्रियम ऊपर है, उसके नीचे राइट वेंट्रिकल। तो इनके बीच में जो वॉल्व है उसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। फिर सेकंड है पल्मोनरी वॉल्व। तो बिटवीन द राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल्व, देखिए एक आर्टरी जा रही है। तो देखिए डायग्राम में आपका दिया हुआ है पल्मोनरी वॉल्व कहाँ लिखा है, वो आपके राइट एट्रियम के बगल में ही है। और फिर थर्ड है मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं मिट्रल वॉल्व दी है। तो ये किसके बीच में है, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो एट्रियम हम जो बोल रहे हैं और वेंट्रिकल, ये चेम्बर्स हैं हमारे हार्ट के, 4 चेम्बर होते हैं। तो इनके बीच में ही जो पैसेज होता है ब्लड के फ्लो का जो पैसेज है, उसी को हम लोग वॉल्व बोलते हैं। आपको लोकेशन याद होनी चाहिए, हार्ट का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो मिट्रल या बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। फिर आपका अरोटिक वॉल्व, बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द अरोटा देखिए एक यहाँ ब्लड वेसल जा रही है, डायग्राम में आप देख सकते हैं जो रेड कलर से एरो ऊपर जा रहा है। तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और अरोटा के बीच में जो वॉल्व है, तो उसको देखिए डायग्राम में आप देख लीजिए अरोटिक वॉल्व लिखा है। तो ये आपका अरोटिक वॉल्व है। ठीक है, अब देख लीजिए स्ट्रक्चर देखिए। तो हार्ट के कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। हम लोग अभी जब वॉल्व देख रहे थे तो हम लोग समझ लिए। तो आपका जो पहला चेम्बर है देखिए राइट एट्रियम, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा लेफ्ट साइड पे, लेकिन वो रहता है राइट एट्रियम बोलते हैं। क्योंकि अगर आपका हार्ट है, अगर आप मतलब, क्योंकि हम लोग उल्टा इसे देख रहे हैं, है ना, तो वो डायग्राम में आपके दिख रहा है कि वो राइट एट्रियम आपको लेफ्ट दिख रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में आपका लेफ्ट ही रहेगा। ठीक है, राइट ही एट्रियम रहेगा। तो पहला हो गया आपका राइट एट्रियम। तो देखिए फंक्शन पता होना चाहिए कि हर चेम्बर का क्या फंक्शन है, वहाँ पे कैसा ब्लड आ रहा है, फिर वहाँ से कहाँ ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा राइट एट्रियम। तो इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी वाया द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवा। तो देखिए आप राइट एट्रियम देख लीजिए कहाँ पे है, राइट एट्रियम आपको दिख रहा है। तो उसमें ब्लड की एंट्री एक ऊपर से है, जो ऊपर से दिख रही है वो सुपीरियर वीना केवा है, और जो नीचे से है वो इन्फीरियर वीना केवा है। और ये दोनों जो ये वीना केवा है, ये दोनों वेन्स हैं, मतलब ये ऑर्गन से हार्ट की तरफ ब्लड को लेके जाते हैं। देखिए ऑर्गन से हार्ट की तरफ अगर हम ब्लड को लेके जा रहे हैं, मतलब वो ब्लड क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो इसमें क्या एंट्री होती है हमारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किससे आता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवा से। अब नेक्स्ट है आपका राइट वेंट्रिकल। तो पंप्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए अभी राइट एट्रियम में जो ब्लड आया है, फिर वो नीचे आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये पंप होके किधर चला जाएगा, लंग्स की तरफ। देखिए अभी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये पंप करके हमारे उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजेगा। लंग्स की तरफ इसलिए भेज रहा है ताकि उसमें ऑक्सीजन भरा जा सके। ठीक है, तो ये जिस आर्टरी से ये जाएगा लंग्स की तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, तो थर्ड चेम्बर है हमारा लेफ्ट एट्रियम। तो इसमें देखिए क्या होता है, रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स वाया पल्मोनरी वेन्स। तो अभी हमने देखा कि हमारे राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ चला गया, किससे होते हुए, पल्मोनरी आर्टरी से। अब जब वो ब्लड पहुंचेगा लंग्स पे तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन भरी जाएगी। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा वापस हार्ट में आता है, और किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। और कहाँ पे एंटर करता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में,
वो ब्लड एंटर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। फिर आपका फोर्थ चेम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब देखिए थर्ड आपका था लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर वो जो ब्लड है वो नीचे चला जाता है लेफ्ट एट्रियम से, डायग्राम में आप देख लीजिए लेफ्ट एट्रियम के नीचे है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो ब्लड नीचे चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द अरोटा। अब ये एक आर्टरी है जिसका नाम अरोटा है, तो ये जो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये पंप करता है, और पंप करने के बाद जो ब्लड है वो अरोटा से होके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। तो ये 4 चेम्बर हैं, चेम्बर्स के बीच में ये 4 वॉल्व हम लोग ने पढ़ी, और हम लोग ने ये भी समझ लिया है कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, कहाँ से एंटर करता है, फिर कहाँ जाता है, फिर कैसे उसमें लंग्स ऑक्सीजन भर के वापस हार्ट को देता है, फिर जो हार्ट है उसको फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट। तो ये हम लोग ऑलरेडी अभी समझ लिए जब हम लोग वॉल्व्स और चेम्बर्स पढ़ रहे थे, तो सर्कुलेशन कैसे होता है वो हम लोग ने समझ लिया। आइए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम। देखिए राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, हमने ये भी बताया था कि किससे एंटर करता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवा से, ये दोनों वेन्स हैं, इससे हमारे राइट एट्रियम में ब्लड एंटर करता है जो डीऑक्सीजनेटेड है। उसके बाद इट फ्लोज इनटू द राइट वेंट्रिकल, फिर वो नीचे राइट वेंट्रिकल में आता है, एंड इज पम्प्ड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। और फिर हमारे राइट एट्रियम से नीचे राइट वेंट्रिकल पे आता है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल से पंप होके वो जाता है लंग्स की तरफ, और किसके थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अब देखिए लंग्स में, इन द लंग्स द ब्लड पिक्स अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल जाती है लंग्स में पहुँचते मान, और ऑक्सीजन उसमें भर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन रिच ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट एट्रियम। अब ये जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन भर चुका है, जिसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, तो ये कहाँ पे एंटर करता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से फिर नीचे आता है, तो इट फ्लोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे वेंट्रिकल में आ गया। और उसके बाद वेंट्रिकल पंप कर देता है इसको पूरी एंटायर बॉडी पे, किस ब्लड वेसल के थ्रू, अरोटा के थ्रू, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इंक्लूड्स 2 सर्कुलेशन। देखिए हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ लिए थे कि 2 तरीके के सर्कुलेशन होता है। चलिए आइए देख लेते हैं। पहला हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेट करता है, हमने स्टार्टिंग में ही इसको समझ लिया था। उसके बाद सेकेंड आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेट करेगा वो किसके अराउंड सर्कुलेट करेगा, हार्ट और बॉडी के अराउंड सर्कुलेट करेगा, ठीक है। चलिए अब हार्ट बीट एंड कंट्रोल। तो द हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सिस्टम विद इन द हार्ट। तो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स होती है, बस आपको इतना समझना है, जो हमारे हार्ट को कंटिन्यूसली बीट कराती रहती है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, द सीनोएट्रियल ऐसे नोड, सीनोएट्रियल नोड known as the natural pacemaker initiates the impulse that makes the heart contract। तो जो हमारा हार्ट बीट करता है उसके पीछे जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग सीनोएट्रियल नोड बोलते हैं। देखिए ये सीनोएट्रियल नोड क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है। इस इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से जो हमारा हार्ट है वो कंटिन्यूसली बीट करता है। आपने एक चीज़ सुनी होगी पेसमेकर, कुछ लोगों का यही सीनोएट्रियल नोड ख़राब हो जाता है, तो जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम आती है, तो लोग एक आर्टिफिशियल पेसमेकर वहाँ एक मशीन लगा देते हैं जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करता है, जिससे उनका हार्ट पंप होता है। तो वो तो आर्टिफिशियल है, तो जो नेचुरली हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करता है जिसके वजह से हमारा हार्ट बीट करता है उसको हम लोग सीनोएट्रियल नोड बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नॉर्मल हार्ट बीट्स अबाउट 60 to 100 टाइम्स पर मिनट एट रेस्ट। तो अगर आप रेस्ट पे, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी, ऐसा कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, आपका नॉर्मल स्टेट है, तो उसमें आपका हार्ट बीट 60 से 100 के बीच में पर मिनट। अब ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में मैं थोड़ा डेप्थ में जाके आपको समझा रहा हूँ, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप ध्यान से इसको पेशेंस के साथ देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो सेकंड कंपोनेंट हार्ट हम लोग ने देख लिया, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है।
उसके बाद ब्लड वेसल्स होती है, हम लोग ने पढ़ा था, तो आइए उसको देखते हैं। ब्लड वेसल्स आर अ नेटवर्क ऑफ हॉलो ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड थ्रू द बॉडी। तो ये ट्यूब्स हैं, जैसे पाइपलाइन है, जिससे ब्लड हमारा क्या होता है, सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। दे आर असेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, ये ज़रूरी हैं, अगर ये नहीं रहेंगे तो सर्कुलेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेट करता है ये इन्हीं वेसल्स के थ्रू करता है। आगे देखते हैं, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तो 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती है मेनली। तो आपकी पहली हो गई आर्टरीज, हम लोग पढ़े हैं इसको, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोग हार्ट का फंक्शन पढ़ रहे थे। आइए देखते हैं इसका फंक्शन, इसको आप लिख लीजिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर बनते हैं इससे। तो फंक्शन देखिए और पहचानेंगे कैसे कि ये ब्लड वेसल आर्टरी है। तो देखिए पहला क्या है, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। तो जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है और कहाँ से, हार्ट से लेके बॉडी तक पहुँचाती है, बॉडी के बाकी ऑर्गन्स तक। द ओनली एक्सेप्शन इज़ द पल्मोनरी आर्टरी। एक लौती आर्टरी हमने आपको पहले भी बताया था जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हार्ट से लंग्स की तरफ जाती है, ठीक है, विच कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है, हमने बता दिया। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक देखिए कि हम लोग देख के कैसे पहचानेंगे। तो आर्टरीज कैसी होती है, थिक होती है, मस्कुलर होती है, इसकी वॉल्स इलास्टिक वॉल्स होती है। क्यों ऐसा ये होता है, ताकि ये हाई प्रेशर को हैंडल कर सके। देखिए इस पे जो ब्लड फ्लो करता है वो प्रेशर से फ्लो करता है, क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है, तो इस पे जो ब्लड फ्लो करेगा, जो सर्कुलेट करेगा, वो प्रेशर के साथ करेगा। तो इसी तरह से इसकी बनावट भी इसी हिसाब की होती है कि उस प्रेशर को झेल सके, इसीलिए थिक होती है और मस्कुलर और इलास्टिक वॉल्स इसमें होती है। अब देखिए इसमें नो वॉल्व्स, इसमें कोई वॉल्व्स नहीं होती है। देखिए वॉल्व्स का फंक्शन ये होता है बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। अब क्योंकि इसमें प्रेशर से जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है, इसीलिए इसमें हमें कोई वॉल्व की ज़रूरत है ही नहीं। देखिए जब प्रेशर से फ्लो करेगा ब्लड तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, वापस आएगा ही नहीं, इसीलिए इसमें कोई वॉल्व है ही नहीं, ठीक है। सेकेंड क्या है, पल्स कैन बी फेल्ट इन आर्टरीज। अब देखिए पल्स, जो आपकी जो नसें, जो आर्टरीज जो होती है उसमें आपको देखता है कि वो फड़कती है, जैसे हाथ में एक नस है जो आर्टरी है, तो आर्टरी में आपको क्या दिखेगा, पल्स दिखाई देगा, मतलब जैसे हार्ट बीट करता है तो वो धड़कन हमारे आर्टरीज से भी हमको समझ में आती है, आर्टरीज में भी दिखती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछ लेगा कि आर्टरी का कोई कई आर्टरीज होती हैं, तो उसमें से कुछ मेन जो आर्टरीज है उसको हम लोग देख लेते हैं, जो पूछी जाती है, जो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन आंसर में, ठीक है। तो पहला हो गया अरोटा। तो देखिए ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है जो हार्ट से निकलती है और बॉडी की तरफ जाती है, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके पूरे बॉडी तक पहुंचाती है, अरोटा बोलते हैं। फिर आपका दूसरा हो गया कोरोनरी आर्टरीज, तो सप्लाई ब्लड टू द हार्ट इटसेल्फ। तो हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो ये कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है, वो अंदर ही, हार्ट के अंदर ही होती है। उसके बाद देखिए पल्मोनरी आर्टरी है। अब ये एक लौती आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, हम लोग तीसरी बार इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और ये हार्ट से निकल के किधर जाती है, लंग्स की तरफ जाती है, ठीक है। और फिर दूसरी ब्लड वेसल हमारी होती है वेन्स। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी। अब ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है और वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है, मतलब ये ऑर्गन या बॉडी से हार्ट की तरफ जाती है, इसको हम लोग वेन्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए द पल्मोनरी वेन इज़ द एक्सेप्शन। एकमात्र ऐसी वेन है जिसको हम लोग पल्मोनरी वेन कहते हैं, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती है और लंग से लेके हार्ट की तरफ जाती है। देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, जो अपने आर्टरी और वेन का जो काम है उसका विपरीत काम करती है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, थिनर वॉल्स देन आर्टरीज, तो ये आर्टरीज से पतली होती है। उसके बाद इसमें वॉल्व्स होते हैं, वॉल्व्स इनसाइड प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। तो क्योंकि देखिए इसमें ब्लड प्रेशर से नहीं फ्लो कर रहा है, तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि ब्लड बैक आने लगे, वापस आने लगे, तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ब्लड मूव्स अंडर लो प्रेशर। अब देखिए आर्टरीज में हाई प्रेशर में पंप होके ब्लड फ्लो कर रहा था, इसमें जो ब्लड का मूवमेंट है वो लो प्रेशर के साथ होता है, हेल्प बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्व्स, और वॉल्व्स की मदद से वो फ्लो करता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं वेन्स के।
तो हम लोग जब हम आपको हार्ट समझा रहे तो उसमें मैंने ये नाम लिया था सुपीरियर वीना केवा एंड इन्फीरियर वीना केवा। तो ये दोनों वेन्स हैं, ये क्या करती है, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हार्ट की तरफ लेके जाती है, ब्रिंगिंग ब्लड फ्रॉम अपर एंड द लोअर बॉडी टू द हार्ट की तरफ लेके जाती है। उसके बाद आपका हो गया पल्मोनरी वेन्स, तो ये क्या करती है, ये फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो लंग्स से हार्ट की तरफ जाती है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए थर्ड टाइप कौन सा होता है, थर्ड होता है हमारा कैपिलरीज। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, तो कैपिलरीज क्या करती है, कनेक्ट करती है आर्टरीज और वेन को, मतलब मीडिएटर का काम कर रही है कैपिलरीज हमारी। दो मेजर ग्रुप हम लोग ने पढ़ लिया, आर्टरीज और वेन्स। अब ये जो थर्ड है कैपिलरीज, ये क्या है, एक तरीके का कनेक्शन है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब इसका फंक्शन देखिए, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज़। तो जो मेन फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और बाकी अदर चीज़ें, वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो फंक्शन है ये हमारी कैपिलरीज ही परफॉर्म करती है। ठीक है, अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, वेरी थिन वॉल्स, बहुत ज़्यादा पतली होती है, महीन टाइप की होती है। जैसे हम लोग ने देखा कि आर्टरी सबसे बड़ी है, उसके बाद वेन्स है, तो सबसे छोटी सबसे थिन ब्लड वेसल हमारी कैपिलरीज होती हैं। फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, तो उसके थिननेस की वजह से जो भी उसका मटेरियल का जो एक्सचेंज होना है वो आसानी से हो जाता है। अब देखिए एक्सट्रीमली स्मॉल एंड न्यूमरस, बहुत ढेर सारी क्वांटिटी में होती है, ढेर सारी होती है और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल है। ठीक है, दे फॉर्म वास्ट नेटवर्क थ्रू आउट द टिश्यू, और बहुत एक बड़ा घना एक नेटवर्क टाइप का बना लेती है टिश्यूज़ के ऊपर, और उसी के थ्रू एक्सचेंजेस होते हैं सारी चीज़ों के। अब देखिए इंपॉर्टेंस देखिए, दे डिलीवर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू द सेल, तो सेल तक पहुंचाने का जो काम है वो कोई बड़ी ब्लड वेसल तो कर नहीं सकती, तो उसके लिए कोई हमें माइन्यूट ब्लड वेसल चाहिए, तो वो हमारी यही कैपिलरीज होती हैं जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को सेल तक पहुंचाती है। दे कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ों को वो कलेक्ट करती है, फिर वापस वेन्स में डालती है और वेन वापस ले जाता है हार्ट की तरफ, उसको फिर से उसमें ऑक्सीजन भरने के लिए। तो सर्कुलेटरी का मेन कंपोनेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन कंपोनेंट हार्ट है, उसके बाद ब्लड वेसल्स है वो हम लोग पढ़ लिए, अब उसके बाद ब्लड इटसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आइए इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो ब्लड क्या होता है, ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस, डिफेंडिंग द बॉडी एंड मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। तो देखिए, तो ये एक स्पेशल बॉडी फ्लूइड है जिसका जो ट्रांसपोर्टेशन ये सारी चीज़ों को यही ये फ्लूइड है जो कैरी करता है, आपका ऑक्सीजन हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हो, जितने न्यूट्रिएंट्स है जो पूरे बॉडी तक पहुंचने हैं, तो जो सप्लाई होती है वो इसी के थ्रू होती है। ये वो मीडियम है जिसके थ्रू सारी चीज़ें पहुंचाई जाती है और जिससे हमारी बॉडी डिफेंड करती है, डिफेंडिंग द बॉडी मतलब इम्यून सिस्टम बिल्ड होता है। उसके बाद जो एक स्टेबलाइज्ड हमारा कंडीशन होना चाहिए बॉडी का, उसको मेंटेन करता है। इट सर्कुलेट्स थ्रू द ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड हमारा सर्कुलेट करता है, पावर्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, और जो प्रेशर जो चाहिए सर्कुलेशन के लिए तो वो हमारा हार्ट प्रोवाइड करता है अपने पंपिंग एक्शन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। मेन फंक्शंस ऑफ ब्लड, तो ब्लड का फंक्शन क्या, हम लोग ऑलरेडी इसको कई बार देख चुके हैं, आइए इसको फिर से देखते हैं। तो सबसे पहला तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया कि ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इधर से उधर लेके जाता है, जिसको जहाँ भी पहुँचाना है उसकी जो सही जगह है वहाँ तक पहुँचाता है। उसके बाद देखिए प्रोटेक्शन है, फाइट्स इन्फेक्शन थ्रू वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडीज़। तो इस ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती हैं जिसमें जैसे वाइट ब्लड सेल है, तो ये सारे ये जो सेल्स है वाइट ब्लड सेल, ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाता है। तो ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल है जो इम्यून सिस्टम बनाता है, तो मतलब हमारा ब्लड ही रिस्पॉन्सिबल है जो हमें प्रोटेक्ट करके रखा है ना। ठीक है, अब देखिए रेगुलेशन, तो मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है। पीएच बैलेंस मतलब एसिडिटी ये सब जो रहता है एसिड हमारे ब्लड बॉडी में, तो उसको मेंटेन रखता है। एंड वाटर कंटेंट, और जो वाटर को भी रेगुलेशन कराना और वाटर को भी बैलेंस रखना हमारी बॉडी में ब्लड का ही काम है। आइए अब देखते हैं कि हमारा ब्लड किससे बना होता है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड इज़ मेड अप ऑफ 55% प्लाज्मा, तो 55% इसमें प्लाज्मा है, प्लाज्मा मतलब आपका लिक्विड पार्ट, और 45% ब्लड सेल्स, और बाकी जो आपके सेल्स हैं तो वो 45% आपके ब्लड सेल्स हैं। तो आइए पहले प्लाज्मा देखते हैं।
तो प्लाज्मा क्या होता है? द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, येलो कलर का होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अब देखिए प्लाज्मा किस चीज़ से बना है? इसमें 90% वाटर है सीधे सीधे, 10% प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट और गैसेस, ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारा प्लाज्मा बनता है। 90% इसमें वाटर, आपको याद रखना है। इसका स्टेट क्या होता है? लिक्विड होता है। तो देखिए इसका फंक्शन देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, तो वही फंक्शन है इसका जो आपका ब्लड का फंक्शन है। ठीक है, तो प्लाज्मा हम लोग समझ लिए। फिर देखिए आपका सेकंड क्या है? रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। देखिए ये साइंटिफिक टर्म है, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम लोग आरबीसीज बोल रहे हैं, तो उसको साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। अब देखिए 45% हमारा होता है आरबीसी। अब देखिए इसका शेप देखिए, डिश शेप्ड होता है, नो न्यूक्लियस इन मैच्योर सेल्स, और इनके सेल्स देखिए, सेल्स है आरबीसी, तो इसमें सेल्स में आपके कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अगर आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें न्यूक्लियस भी होता है, लेकिन ये आरबीसी में हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है मैच्योर सेल्स में। उसके बाद इसका कलर क्या होता है? रेड होता है, जैसे नाम से हमें समझ में आ रहा है। तो इसका जो रेड कलर है, वो इसका रेड कलर इसलिए है क्योंकि इसमें एक रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन नाम का हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका कलर रेड होता है। अब देखिए हीमोग्लोबिन क्या है? अ प्रोटीन दैट कैरीज ऑक्सीजन, और यही हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड में। और ये एक रेड पिगमेंट है जिसके वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, और इस सेल को, एरिथ्रोसाइट्स को, हम लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। फंक्शंस देख लीजिए इसका, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, तो लंग्स से लेके बाकी बॉडी के ऑर्गन और टिश्यूज़ तक पहुंचाने का जो काम है वो हमारा यही हीमोग्लोबिन या आपका ये एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी करता है। कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग, और वही आपका जो ब्लड का फंक्शन है वही आपका ये काफ़ी सिमिलर दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक आरबीसी के लाइफ स्पैन कितनी होती है, एक सेल की लाइफ स्पैन कितनी होती है? तो अराउंड 120 डेज़, 120 दिन तक। उसके बाद वो फिर डेड हो जाता है, फिर नया बनता है। ठीक है, और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ये बनता कहाँ पे है, प्रोडक्शन कहाँ होता है आरबीसी का? तो हमारे बोन मैरो से प्रोडक्शन होता है। हम लोग स्केलेटन सिस्टम में इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पूरी सीरीज़ देखिए, तो आपको पूरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सही से समझ में आएगी। और फिर थर्ड कंपोनेंट हमारा वाइट ब्लड सेल्स होता है, डब्ल्यूबीसीज जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम आपको याद होना चाहिए, ल्यूकोसाइट्स। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है? डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज़, तो यही हमारा इम्यून सिस्टम को बिल्ड करती है, हमको इन्फेक्शन और डिजीज़ से बचाते हैं। हमारा डब्ल्यूबीसी सेल है जो ब्लड में पाई जाती है। चलिए इसका देखते हैं, इसमें भी टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं वाइट ब्लड सेल्स के कितने टाइप्स दिए हैं, तो देख लेते हैं। तो लिम्फोसाइट्स जैसे हमारे बी सेल्स, बीटा सेल्स और ये टी सेल्स जो हैं, आपको याद होने चाहिए। बस ये आपके सिलेबस में, फिजिकल एजुकेशन में इतना ही है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना रहता है, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डेप्थ में हैं। तो लिम्फोसाइट्स हो गया, जो क्या करता है? फाइट वायरसेस एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या होती है? एंटीबॉडीज़ सेल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, डब्ल्यूबीसीज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जो हमारे को जर्म्स और इन्फेक्शन और डिजीज़ से लड़ती है और बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। अब देखिए, अब ये कितने टाइप्स के होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, तो ये सब भी हमारे टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं, जिसका फंक्शन क्या है? फाइट बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड एलर्जेंस। तो इन सारे चीज़ों से प्रोटेक्ट करना, फाइट करना, ये हमारे डब्ल्यूबीसीज के सेल्स का काम होता है। अब देखिए इसका लाइफ स्पैन देख लीजिए, वेरीज आवर्स टू डेज, मतलब कुछ घंटों और दिनों तक के लिए ये सर्वाइव करते हैं, उसके बाद डेड हो जाते हैं, फिर नए बनते हैं। और फिर देखिए, और फिर इनका नया जो नए सेल्स बनेंगे डब्ल्यूबीसी, उनका प्रोडक्शन कहाँ होगा, कहाँ बनेंगे? तो वही बोन मैरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हमारा ब्लड का ही एक मतलब फ्लूइड सिस्टम है, तो इससे हमारा क्या नाम से डब्ल्यूबीसी, बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम से हमारा डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन होता है, ये हमें पता होना चाहिए। और फिर फोर्थ कंपोनेंट है हमारा प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। देखिए साइंटिफिक नेम सबका पता होना चाहिए, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स था, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स, और फिर ये प्लेटलेट्स हमारा थ्रोम्बोसाइट्स, और ये सब सेल हैं हमारे ब्लड की सेल्स हैं। तो अब देखिए इसका फंक्शन देखिए, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग टू स्टॉप ब्लीडिंग। देखिए आपको चोट लग जाती है, आपका कहीं स्किन कट गया तो उससे खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो देखिए वो ऐसे तो फिर वो खून निकलता ही रहेगा हमेशा, तो वो अपने आप घाव आपका भरने लगता है, खून रुकने लगता है, तो वो जो क्लॉटिंग होती है ब्लड की वहाँ पे, उसी को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं।
और इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे प्लेटलेट्स वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं और प्रिवेंट करते हैं फर्दर फ्लो ऑफ द ब्लड को। ठीक है, तो आगे देखते हैं हाउ दे वर्क। तो कैसे काम करते हैं? स्टिक टू डैमेज ब्लड वेसल एंड रिलीज केमिकल टू फॉर्म क्लॉट्स। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका डैमेज हुआ है, टिश्यू सेल जो भी डैमेज हुआ है, तो वो ये जो प्लेटलेट्स हैं वहाँ जाके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और फिर वहाँ पे केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिसके वजह से क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है और जो ब्लड फ्लो है आपका वो मतलब जो चोट लगने से ब्लड बाहर आ रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, सारा सब इंपॉर्टेंट आपको सारे सेल्स की लाइफ स्पैन और कहाँ से वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है सब पता होना चाहिए। तो लाइफ स्पैन इसकी कितनी हो जाती है? 7 से 10 दिन। ठीक है, अब देखिए कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, वही सेम है बोन मैरो। बस आपको याद रखना है जब WBC की हम लोग बात कर रहे हैं तो बोन मैरो के साथ लिम्फेटिक सिस्टम से भी उसका प्रोडक्शन होता है। बाकी सारी सेल्स का प्रोडक्शन मेजरली हमारा बोन मैरो से होता है। ठीक है, डायग्राम में आप देख लीजिएगा, उसमें आपको कायदे से समझ में आ जाएगा। साइंटिफिक नेम्स भी दिए हैं और फिर देखिए वाइट ब्लड सेल्स का जो क्लासिफिकेशन है 5 टाइप के वो भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको दिख भी जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा हार्ट रेट। तो देखते हैं हार्ट रेट क्या है। इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट बीट्स पर मिनट। तो हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है उसको हम लोग हार्ट रेट कहते हैं। ठीक है, टिपिकली मेजर्ड एज बीट्स पर मिनट, तो इसको BPM बोलते हैं, बीट पर मिनट। इट्स ऑफन रेफर टू एज योर पल्स, और इसी से हमारी पल्स भी नापी जाती है। देखिए जो हाथ में हम लोग अपनी पल्स नापते हैं वो पल्स क्यों फड़क रही है? क्योंकि हार्ट से जो पंप ब्लड आ रहा है तो हार्ट की जो बीट है, हार्ट का जो पंप है वहाँ तक फील होता है। ठीक है, एन इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, और इसी से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मतलब आपकी हार्ट की हेल्थ हम लोग कार्डियोवैस्कुलर बोलते हैं। वैस्कुलरिटी मतलब आपके पूरे वेसल्स आ जाते हैं और कार्डियो तो आपका हार्ट है। तो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपका इसी बीट से कि आपका हार्ट बीट की जो टाइमिंग है वो नॉर्मल है कि नहीं, इसी से आपकी हार्ट की और वेन मतलब पूरे वेसल्स की मतलब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का पता चल जाता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड है हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखिए क्या है, इज़ अमाउंट ऑफ ब्लड दैट हार्ट पम्प्स आउट विद ईच हार्ट बीट। तो देखिए जब हार्ट बीट होता है तो हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है। तो जो अब पंप कर रहा है हमारा ब्लड क्या लिक्विड है, तो उसको हम लोग किस में गिनेंगे? वॉल्यूम में गिनेंगे। तो कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, एक हार्ट बीट पे एक बीट पे कितना ब्लड पंप हो रहा है हार्ट से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज़ अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग कार्डियो आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट का कि इसी से पता चलता है कि हमारा हार्ट हेल्थ और मतलब कि कितना फिट है कितना ख़राब है, इससे हम लोग को पता अंदाज़ा मिल जाता है। अ टिपिकल स्ट्रोक वॉल्यूम इन अ हेल्दी एडल्ट इज़ अराउंड 70 ml पर बीट। तो अबाउट 70 ml कोई आदमी अगर हेल्दी है तो उसका एक आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना रहेगा? 70 मिलीलीटर रहेगा, मतलब कि वो एक बीट पे 70 मिलीलीटर ब्लड को वो पंप कर देगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं कार्डियक आउटपुट। अब देखिए कार्डियक आउटपुट क्या है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसको आप कॉम्प्लेक्स ना बनाइए। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? जो अभी हम लोग ने हार्ट रेट पढ़ा है और जो हमने स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ा है, इसका प्रोडक्ट मतलब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इससे आपका कार्डियक आउटपुट निकल आएगा। ठीक है, एंड इज़ मेजर्ड इन लीटर्स पर मिनट। तो इसको हम लोग किस में नापते हैं? लीटर पर मिनट में, कि 1 मिनट में कितना लीटर आपका ब्लड पंप हुआ है हार्ट से। चलिए ठीक है, अब फोर्थ इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ऑल्सो नोन एज कोगुलेशन। तो कोगुलेशन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, हम लोग इसको डिस्कस किए हैं अभी। इज़ द प्रोसेस वेयर ब्लड चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू अ जेल लाइक सब्सटेंस फॉर्मिंग अ क्लॉथ टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो आपको कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ से इनिशियली स्टार्टिंग में तो ब्लड निकलता है, उसके बाद वहाँ जेली लाइक सब्सटेंस अपने आप आ जाता है, उसके बाद वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, जिसके वजह से जो आपका ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। तो इसी टर्म को हम लोग ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज़ क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग एक्सेसिव ब्लड लॉस आफ्टर इंजरी। तो अगर ये प्रोसेस ना हो तो आप समझ लीजिए आपका खून बहना स्टार्ट होगा तो होता ही रह जाएगा। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है
इसी के वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से प्रिवेंशन हो जाता है। जैसे चोट लगती है तो आपका ज़्यादा खून नहीं बहेगा, थोड़ा बहेगा, उसके बाद अपने आप वो रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ आपका पॉइंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज अ मेडिकल प्रोसीजर वेयर डोनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स आर गिवन टू अ पेशेंट इंट्रावेसली टू रिप्लेस ब्लड लॉस और ड्यू टू सर्टेन मेडिकल कंडीशन। तो कभी किसी पेशेंट मतलब किसी इंसान में ब्लड लॉस हो गया है किसी डिजीज़ के वजह से, या कोई भी कारण हो सकता है, चोट लगने की वजह से या कोई डिजीज़ की वजह से, तो उसको जब ब्लड हम लोग एक्सटर्नली प्रोवाइड कराएंगे या ब्लड के प्रोडक्ट्स जैसे आपके जो सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं इसको जब देंगे, तो इस टर्म को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। देखिए, दिस हेल्प्स रिस्टोर ब्लड वॉल्यूम एंड द फंक्शन ऑफ द ब्लड कंपोनेंट्स। तो इससे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम जो जिसकी कमी हो गई थी, वॉल्यूम मतलब आपका जो उसकी क्वांटिटी में जो कमी आ गई थी ब्लड के, तो उसको वो मेंटेन करता है। उसके बाद जो कंपोनेंट्स है जो उनका फंक्शन है जैसे आरबीसी और प्लेटलेट्स, तो अगर इसकी भी कमी हो जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू उसको प्रोवाइड करा दिया जाता है उस पेशेंट को, ताकि स्टेबलाइज हो जाए उसकी कंडीशन। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है द आर एच फैक्टर, सो मतलब रीसेस फैक्टर, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अब देखिए ये होता है क्या, एक तरीके का प्रोटीन है जो हमारे आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है, और इसी से पता चलता है कि किसी पर्सन का जो ब्लड टाइप है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे आरबीसी के ऊपर जो आर एच फैक्टर है वो पॉजिटिव है, इसीलिए जो मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्म साथ में ऐड होता है किसी पर्सन के ब्लड ग्रुप पे, तो वो उसके आर एच फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आर एच फैक्टर एक प्रोटीन है जो आरबीसी के ऊपर होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड ग्रुप्स हम लोग को पता होना चाहिए। तो ब्लड टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के ब्लड होते हैं, उसी को हम लोग ब्लड ग्रुप्स बोलते हैं। रिफर्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द स्पेसिफिक एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। तो देखिए बात समझिए कि जो हमारा ब्लड होता है उसके आरबीसी में जो रेड ब्लड सेल है उसके ऊपर कुछ एंटीजन होते हैं, और जो हमारा ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब ये सब अलग अलग टाइप की होती हैं, सब में सेम नहीं होती है। तो हमारे ब्लड में जो आरबीसी है उसके ऊपर जो एंटीजन है, और हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो एंटीबॉडी है, वही हमारे ब्लड ग्रुप को डिफाइन करती है। सब में अलग अलग टाइप का होता है, तो फिर उनका ब्लड टाइप या ब्लड ग्रुप भी अलग हो जाएगा। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर, तो जो सिस्टम हमने बनाया जिसमें हमने क्लासीफाई किया है उसको हम लोग ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बोलते हैं। यही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, मानते हैं। तो देखिए, ABO सिस्टम क्लासीफाइज ब्लड इन 4 मेन टाइप्स बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ A and B एंटीजन ऑन द रेड ब्लड सेल। तो 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, किस बेसिस पे, एंटीजन A और B है, 2 टाइप के एंटीजन हैं जो आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं, और उनके प्रेजेंस या उनके एब्सेंस के अकाउंट पे बेसिस पे हमने 4 ब्लड ग्रुप बना के रखे। हाँ, तो आइए पहले ए देखते हैं, ब्लड टाइप ए। तो देखिए, अगर ब्लड टाइप ए है इसका मतलब उसके जो आरबीसी है उस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है। अगर किसी के ब्लड ग्रुप के ब्लड में आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है, मतलब उसका ब्लड टाइप क्या है, ए ग्रुप है। ठीक है, और उसके बाद उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ब्लड टाइप ए तब है जब उसके आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, और अगर उसके आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी। ठीक है, अब देख लीजिए ये किनसे रिसीव कर सकते हैं, ऐसे ब्लड टाइप वाले लोग, ऐसे ब्लड ग्रुप वाले लोग किनसे ब्लड रिसीव कर सकते हैं, तो ए से और ओ से, मतलब खुद से, उनका तो टाइप ही ए है, और ओ से भी कर सकते हैं। उसके बाद डोनेट किनको किनको कर सकते हैं, तो ए को और ए बी को, जो ब्लड ग्रुप है इनको वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आइए सेकंड देखते हैं, ब्लड टाइप बी। तो बी साहब देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है इसका मतलब उसके आरबीसी पे एंटीजन बी है। ठीक है, और अगर उसके आरबीसी पे एंटीजन बी है तो उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए रहेगा, उल्टा रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, याद हो जाएगा जल्दी। अब उसके बाद देखिए, ये रिसीव किससे कर सकता है, ब्लड किससे किससे ले सकता है,
तो बी से ले सकता है, खुद से ले सकता है, और ओ से। तो देखिए ओ यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। तो आप ओ से तो ले ही सकते हैं और खुद के ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं अगर आप बी हैं। उसके बाद ये डोनेट ब्लड टाइप बी डोनेट किनको कर सकते हैं, खुद को मतलब बी को और ए बी को। ठीक है, आइए थर्ड देखते हैं ब्लड टाइप ए बी। तो देखिए अगर ए बी किसी का ब्लड टाइप है, इसका मतलब उसके आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन हैं, ए और बी दोनों एंटीजन हैं। और अगर दोनों एंटीजन है तो फिर उसके ब्लड प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। देख लीजिए, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। और ऐसे ब्लड ग्रुप वाले सबसे आपका ब्लड रिसीव कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्सल रिप्रेजेंट हैं, लोग किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन ब्लड डोनेट सिर्फ अपने खुद के ब्लड ग्रुप वाले को, ए बी वाले को कर सकते हैं। चलिए एक और ब्लड ग्रुप बच रहा है, ब्लड ग्रुप ओ। तो अब देखिए ओ के जो जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनके आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है और उनके ब्लड प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, जो ए बी का जस्ट ऑपोजिट है, आपको याद करने में आसानी होगी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो। और अब देखिए ये जो ओ टाइप वाले ब्लड होते हैं, ब्लड टाइप ओ, ये लोग किसी से भी कैन रिसीव ओनली फ्रॉम ओ। तो ये सिर्फ अपना, ये अगर इनको ज़रूरत होगी ब्लड लेने की तो ये सिर्फ ओ वाले से ही ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये डोनेट किसी को भी कर सकते हैं, इनको हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ए बी या ओ किसी को भी ये डोनेट कर सकते हैं, लेकिन रिसीव सिर्फ और सिर्फ ओ से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा क्रिटिकल टाइप की कंडीशन है ना। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हम लोग का एंड था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज़ का। इसको आप नोट्स इसकी बनाइए और एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करिए, एग्ज़ाम के समय देखिए तो आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू।